नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाई की ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, माफ़ी चाहूँगी, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। आपको मेरी आवाज़ से ही लग रहा होगा, अभी भी मेरा स्वास्थ्य उतना ख़ास ठीक नहीं है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके लिए रोज़ाना वीडियो अपलोड कराऊँ आपके, क्योंकि आपके पास समय काफ़ी कम है। एलटी की तैयारी आप लोग कर रहे हैं और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग अपने स्तर से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। इसके बाद एक नया हमारा टॉपिक है। देखो, एनसीईआरटी का हमारा चल रहा है। कई लोग पूछ रहे थे कि मैम सिलेबस में एनसीईआरटी कहीं नहीं दिया हुआ है, तो हम एनसीईआरटी क्यों पढ़ें। देखो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि वहाँ पे भले ही कोई पर्टिकुलर एनसीईआरटी वर्ड नहीं दिया हुआ होगा, लेकिन आपके पास जो हिंदी साहित्य के स्टूडेंट होंगे, जो हिंदी विषय से तैयारी कर रहे होंगे, उनको पता होगा कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन जब हम करते हैं तो उसको हम आदिकाल, भक्तिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में हम उसको डिवाइड करते हैं। रीतिकाल जो मध्यकाल मैंने कहा, तो उसके बाद जैसे हम आधुनिक काल में पढ़ते हैं तो उसमें हम छायावाद पढ़ते हैं, भारतेंदु युग पढ़ते हैं, द्विवेदी युग पढ़ते हैं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नकेनवाद, प्रपद्यवाद, जो भी अनेक नामों से हम उनसे जानते हैं, और नई कविता, इस तरह से। तो जो हरिवंश राय बच्चन हैं वो लगभग छायावाद के दौरान कार्यरत थे। तो क्या वहाँ पे छायावाद आपके पास दिया नहीं है? तो जब हम छायावाद पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें हरिवंश राय बच्चन हो गया या प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, इनमें तो जो ये एनसीईआरटी के कवि होते हैं ना, उनसे ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती हैं, क्योंकि एनसीईआरटी एक बहुत बेसिक चीज़ होती है। यानी कि बेसिक्स आपके क्लियर जब तक नहीं है तब तक आप बहुत डीप नहीं जा सकते। और जो एग्ज़ामिनर है वो एनसीईआरटी सबसे पहले देखता है। और अगर आपको, मैंने पहले भी बताया था कि आप अपने जो सिलेबस है उसको एनसीईआरटी के सिलेबस से को रिलेट करके देखिए, उसके बाद पढ़िए। तो मान लो एनसीईआरटी वहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपके पास एक टॉपिक तो है ना, छायावाद है, प्रगतिवाद है। तो एनसीईआरटी के अंदर जो छायावादी कवि हैं वो आपको पढ़ने हैं, और जो प्रगति, जितने भी आपके जो वाद हैं साहित्य के अंदर, तो वो सब आपको पढ़ने हैं। क्योंकि कहाँ से प्रश्न बनेगा ये खुद हम कोई नहीं जानते हैं। तो इसलिए स्किप मत करिए, पढ़िए। और क्योंकि बाद में पछताने से तो अच्छा है अभी आप अगर एक नज़र देख लेते हैं तो उसमें मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी को आज हम पढ़ेंगे, इनके बारे में सामान्य जानकारी ले लेते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस से, जहाँ तक मुझे लगता है कि एलटी की तैयारी कैसे आपको करनी चाहिए और किस हिसाब से आपको नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए या किस हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए, वो मैं सब अपनी पूरी कोशिश करूँगी आपको बताने की। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले है, इलाहाबाद में सन 1907 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाएं, ये तो आपको बिल्कुल कंठस्थ कर देनी है, और जो सन दे रखे हैं ना उनको भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपने यदि पिछले साल के पेपर देखे होंगे तो एक तरफ आपसे रचनाएं पूछ ली जाएंगी और दूसरी तरफ उनके सन आपको मैच करने होंगे। तो इस तरह से आपको सन भी याद रखने हैं। जो मोस्टली रचनाएं होती हैं ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनके ही आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो कोशिश करिएगा। ठीक है, तो देखो, मधुशाला 1935 में प्रकाशित हुई थी, मधुबाला 1938 में, मधु कलश 1938 में। तो इसको मैं एक ट्रिक आपको बताती हूँ। देखो, मधुशाला में मधुबाला मधु कलश लेकर आई, तो इसको आप इस ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं। और इनका सन आपको पता ही है, मधुशाला में मधुबाला मधु कलश लेकर आई, तो 1935, 38, 38, इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये क्या है, इनके काव्य संग्रह हैं। ठीक, इसके बाद क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये आत्मकथा है और ये 4 खंडों में इनकी प्रकाशित हुई थी।
बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि देखो इनकी जो आत्मकथा है ये 4 खंडों में प्रकाशित हुई। पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि इनकी जो आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की, वो कितने खंडों में है। तो 4 खंडों में है और चारों अलग अलग सन में ये प्रकाशित हुई हैं। अब आप मुझे कमेंट करके लिखो कि जो इनकी जो रचना है, क्या भूलूं क्या याद करूं, माफ़ कीजिएगा, इनकी जो आत्मकथा है, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, तो बताइए कि ये कब कब प्रकाशित हुई। चारों के चारों आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। हैमलेट, ये तो इनका अनुवादित है, ठीक है। ये मतलब जो हैमलेट जो शेक्सपियर, जहाँ तक मुझे ध्यान है, उनका जो नाटक है उसका इन्होंने हिंदी अनुवाद किया है, ठीक है। जनगीता, मेघबेत भी उन्हीं का है, ठीक है, ये अनुवाद है इनके। और प्रवासी की डायरी, ये इनके डायरी संग्रह है, प्रवासी की डायरी इन्होंने लिखा था, इसको भी ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। तो जो पूरा जो इनका वाङ्मय मतलब जो पूरा इनका जितनी भी साहित्य है इन्होंने जो लिखा है वो 10 खंडों में प्रकाशित है, ठीक है। इनका निधन 2003 में मुंबई में हुआ है। अब आपको ये तो पता ही है कि ये मशहूर जो फिल्म एक्टर हैं अमिताभ बच्चन, उनके पिताजी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, ये इनकी रचना का ही एक लाइन है, ठीक है, इसे भी ध्यान रखना। चलिए 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनसिक्त गेय शैली में अपनी बात कही। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदारी अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। मतलब उनके जीवन में जो कई घटनाएं ऐसी हैं जो दुख भरी रही हैं, और जैसे उनकी पत्नी का जो असामयिक मृत्यु हो जाना, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो इनकी कविताओं में भी साफ उभर करके आती। इसके पश्चात देखिए, मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। देखो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि जो हरिवंश राय बच्चन है उनकी जो कविताएं हैं उन पर किसका प्रभाव नज़र आता है। माफ़ कीजिएगा, उस पे जो देखो, उमर खयाम जो एक फ़ारसी गज़लकार थे, कह सकते हैं फ़ारसी कवि थे, उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो गज़लें हैं, उनका हरिवंश राय बच्चन पे बहुत प्रभाव था, ठीक है। तो अक्सर ये उनकी शैली को फॉलो करते थे और अपनी रचनाओं में भी उसका प्रयोग करते थे। जीवन, इसके बाद देख लीजिए, जीवन एक तरह का मधुकलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी और कविता वह प्याला जिसमें डालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है, पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें तो अंततः एक सूफियानी सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा का के जो समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं, यानी कि जो हाला है यहाँ पर शराब का प्रतीक है। तो इस तरह की कविताएं उन्होंने लिखी। और हालांकि जो हरिवंश राय बच्चन जी थे वो स्वयं शराब नहीं पीते थे, लेकिन उनकी कविताओं को पढ़कर पूरी दुनिया शराबी हो गई। हालांकि उनकी कविताओं का अर्थ ये नहीं था कि आप शराब पियो, उनकी कविताओं का अर्थ ये था कि आप जिस तरह से एक शराबी होता है ना, जब वो शराब पीता है तो वो दुनिया के सारे सुख दुख तेरा मेरा सब कुछ भूल जाता है। तो उसी तरह से वो संदेश देना चाह रहे थे कि व्यक्ति का जो स्वभाव है वो उसी तरह का होना चाहिए कि मतलब क्या तेरा क्या मेरा, इस तरह के जो झगड़े रफड़े होते हैं उन सब को भूल जाना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया क्षणिक होती है, ये ज़िंदगी क्षणिक होती है। यहाँ पे कब कहाँ कौन किसको छोड़ जाए कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी कुछ ऐसी घटनाएं देखी थी जो कि उनको क्षुब्ध कर रही थी, अंदर ही अंदर दुखी कर रही थी। तो इसलिए उन्होंने ऐसी रचनाएं की। हालांकि दुनिया उसको एक अलग ही अर्थ में ले गई और शराबी हो गई, तो ऐसा उनका कहने का अर्थ ऐसा नहीं था।
वो दुनिया के समस्त दुखों को मतलब लोगों को ये संदेश दे रहे थे कि दुखों को भूलकर एक मतलब ऐसा जीवन जीना चाहिए कि प्यार प्रेम भरा है ना, मस्त होकर के एकदम। तो ये इनका अर्थ था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इसमें। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हालावादी कवि आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो सबसे ऊपर शीर्ष पर जिसका नाम आता है वो है हरिवंश राय बच्चन जी। ये हालावाद के संस्थापक भी माने जाते हैं और हालावाद के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने हालावादी दर्शन अपना हिंदी साहित्य के अंदर चलाया था। ठीक है, हालांकि कुछ और कवियों ने भी इसमें प्रयास किया था लेकिन उतने सफल वो नहीं हो पाए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको आगे हम बढ़ते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युग बोध संबंधी कविता जो बाद में लिखी गई उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप से विख्यात है, कवि रूप सबसे विख्यात है पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी और जो डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है जो ईमानदार, आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। यानी कि उनकी जो आत्मकथा है उसमें कोई कल्पना नहीं है, कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल उन्होंने सत्य अपने जीवन की जो घटनाएं हैं उनको उसमें बताया है। आप लोग पढ़िएगा ज़रूर और बताइएगा मुझे कि कब कब वो प्रकाशित हुई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ उनकी कविता अब जो आपके पाठ्यक्रम में है उसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ उनकी कविता आत्म परिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। बिल्कुल सही बात कही है। दुनिया अपने व्यंग्य बाण से शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बताता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रतिकलह का है, मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। देखो ये पंक्ति आपको ध्यान रखनी है। कई बार आपसे पूछ लिया जा सकता है कि किस कवि ने कहा है कि मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है, तो या विरोधों के सामंजस्य का कवि किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको नोट डाउन करनी है। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, विरोधों का विरोधाभास मूलक, सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया मैं हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। ये पंक्ति भी आपको ध्यान रखनी है, इनकी लिखी हुई है। ठीक है, जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है, यह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श यूटोपिया की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकराकर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रीति कलह का यही वितान और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लहालोट रखता है। निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग यानी कि विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी चुअन महसूस करा देना बच्चन की जो अलग विशेषता है, यह गीत उसका बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिप्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया, यहाँ पे लिया हुआ है एक निशा निमंत्रण का एक गीत है इनका, और दूसरा क्या है यहाँ पे
आत्मपरिचय, ठीक है। तो ये 2 काव्य आपके सिलेबस में हैं। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने अपनी आत्मपरिचय में जो एक कविता है आत्मपरिचय नाम से इसको लिखा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक आत्मपरिचय कविता है और एक आत्म कथ्य है, ध्यान रखना। इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो जो आत्मकथ्य कविता है वो है जयशंकर प्रसाद जी की, ठीक है। और आत्मपरिचय है किसकी? हरिवंश राय बच्चन की, ठीक। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। हालांकि क्या हुआ था कि ये जो कविताएं इस समय लिखी गई है ना, प्रेमचंद की एक पत्रिका निकलती थी, हंस पत्रिका। तो उन्होंने जो जितने भी फेमस उस टाइम के कवि हुआ करते थे उनको एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा कि आप लोग मुझे जो मेरी हंस पत्रिका है उसके लिए अपनी अपनी आत्मकथाओं को लिखकर मुझे भेजिए और मैं उस पत्रिका में उनको प्रकाशित करूँगा। तो जयशंकर प्रसाद जी ने उसके रिप्लाई में लिखा है अपनी आत्मकथ्य कविता, जिसमें वो कहते हैं कि मेरी आत्मकथा लिखने का ऐसा कोई विशेष मन नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसी कोई विशेष परिस्थितियाँ हुई नहीं हैं जो कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं। और उसका जवाब उन्होंने अपनी आत्मकथ्य कविता में भेजा था, ठीक है। तो यहाँ पर उसी का एक रूप है, उसी का एक भाग है आत्मपरिचय, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी की ये कविता है। और यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट पंक्ति है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, कब क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, ठीक है। तो जो वो अपनी अपनी दुख भरी यहाँ पे इन्होंने अपने दुख को प्रकट किया है कि अगर मैं रोया तो तुम कह रहे हो कि तुम गा रहे हो, है ना, मेरे रोने को दुनिया ने गाना समझा, मैं फूट पड़ा तो लोग सोच रहे हैं कि तुम छंद बना रहे हो। तो ये अपनी परिस्थितियाँ वो बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक। और एक गीत जो निशा निमंत्रण से लिया गया है, इसका टाइटल है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर कुछ प्राकृतिक जो अलंकार हैं या प्रतीक हैं उनके माध्यम से उन्होंने कविता को एक रूप दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए, जैसे बताया ना, आत्मकथ्य और आत्मकथा जो आत्मपरिचय है उसमें कन्फ्यूजन मत करना। तो यहाँ पर दिया हुआ भी है, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता की कुछ पंक्तियाँ दी जा रही हैं पाठ में दी गई आत्मपरिचय कविता से इस कविता को आपको इस तरह संबंध दिखाई दे, यानी कि सिमिलर है, क्योंकि जो टाइटल है, शीर्षक है, वो एक ही था, आत्मकथा, है ना। तो ये यहाँ पर है, ठीक। इसके बाद आगे आप तो दोस्तों ये थे हमारे हरिवंश राय बच्चन, इनकी क्या इम्पोर्टेंट कृतियाँ थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और कमेंट सेक्शन में कोई भी आपका डाउट हो तो लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों यदि आपको थोड़ा सा भी 1% भी यहाँ से हेल्प मिली है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।